था जंगल। मधुपुर गांव बहुत ही पिछड़ा और गरीब गांव था, जहां के निवासी आज भी मिट्टी के मढ़ई में रहते थे। गांव में एक बहुत घना जंगल था, जहां पेड़ पौधे, फूल, शुद्ध हवा थी। पूरा गांव लकड़ी, दातून, हाथ पंखा और घास की वस्तुएं वगैरह बेचकर गुजर बसर चला रहे थे। और अब घर में बिजली भी लगवा लो, रात में घर में इतनी घमस मचती है कि नींद नहीं पड़ती। सरिता की बात सुनकर लखन गरीबी से झुंझुलाकर गरमाए मिजाज में झगड़ पड़ता है। सरिता, तुम ये सारी बातें खाना परोसने के बाद ही क्यों लेकर चालू हो जाती हो? अरे सारा दिन मर्द घर से बाहर धूप में गर्मी में कमाने जाता है। इमली के दाखिले की चिंता मुझको भी है, लेकिन तुम्हें पता तो है कि एक स्कूल है जो कि मुखिया ने बनवा रखा है। स्कूल की फीस इतनी ज्यादा है कि गरीब आदमी भर भी नहीं सकता। और बची बात बिजली लगवाने की, तो किवाड़ खुला छोड़ दिया करो। गांव में कितना घना जंगल है, रात भर बर्फ जितनी ठंडी हवा चलती है। लखन की बात सुनकर सरिता मुंह फुला लेती है। जाओ जी हटो, मेरे तो करम फूट गए। तुम जैसे आदमी से शादी करके सारे ठाट तो वो मुखिया इन भोग रही है। फर्स्ट क्लास एयर कंडीशनर की हवा खाती है और मखमल के गद्दे पर सोती है। मैं तो सारी जिंदगी मिट्टी का चूल्हा फूकते हुए, बर्तन मांजते, खाना बनाते मर जाऊंगी। हाँ। दरअसल मुखिया को छोड़कर गांव में सबके परिवार गरीब तबके के थे। गरीब परिवार में सारे झमेले की जड़ पैसे की तंगी थी, क्योंकि गांव में कोई रोजगार नहीं था। ज्यादातर हिस्से में जंगल ही जंगल फैला था, लेकिन कभी कोई भी परिवार उस जंगल के रहते अपने घर में भूखे पेट नहीं सोता था। वो जंगल सबको भोजन देकर तृप्त करते थे। तड़के सुबह होते ही 50 साल की गोदावरी चंपा सरिता का किवाड़ बजाती है। अरे ओ सरिता, ओ चंपा, अरे जल्दी से दोनों लिगाई आ जाओ। सूरज की किरण फूटने से पहले पीपल में जल चढ़ाना है, आज शनिवार है। जी जी, बस आ गई काकी। उन तीनों के साथ हर घर की नई नवेली घूंघट ताने हाथों में जल की लुटिया फूलों की डलिया लेकर जंगल में आ जाती है, जहां एक विशाल पीपल और बरगद का पेड़ था, जो कि पिछले 2-3 पुश्तों से जस का तस खड़ा था। गांव वालों की ऐसी मान्यता थी कि उसमें देवता का वास है, इसीलिए सब लोग हर दिन, खास करके शनिवार के दिन, जल चढ़ाते थे। सही है, किरण फूटने से पहले जल चढ़ गया, तब जाकर सूरज निकला है। तभी जंगल के सारे पेड़ पौधे झमाझम झूम झूम कर ठंडी हवा देने लगते हैं। आहा, एकदम बर्फ जितनी शीतल बयार चल रही है। मेरा तो कभी कभी जिया करता है सरिता चंपा कि इसी घने जंगल में कुटिया बना लो और यहीं खटिया बिछाकर नींद पूरी कर लूं। अरे काकी, हम गरीब गांव वाली तो इस जंगल के शरणागत हैं। यही तो हमारी एकमात्र सहारा है। अगर ये जंगल नहीं होता तो हमारे बाल बच्चे बगैर खाए खाए मर जाते। हाँ सच में, ईंधन से लेकर जड़ी बूटी, दवाई, सब चीज की पूर्ति जंगल से ही तो होती है। कुछ देर इसी तरह सारी महिलाएं ठंडी हवा खाकर ईंधन के लिए पेड़ से झाड़े, सूखे पत्ते इकट्ठा करके ईंधन जलाने के लिए ले जाती। इस तरह समय गुजर रहा था। फिर एक दिन, सत्यकाम जल्दी से आजा, जंगल से चंदन की लकड़ी काटने जाना है आज। अरे आया भाई आया, बस 2 घूंट चाय तो पी लेने दो। चलता हूँ चंपा। अजी गर्मा गर्म रोटी बना दी है, खाकर तो जाओ। पता नहीं लकड़ी काट कर जंगल से कब लौटोगी कब नहीं। अरे चंपा, कितनी बार कहा है, जाते वक्त टोक मत मारा कर, काम बिगड़ जाता है बनता हुआ। चंदन की लकड़ी काटनी है। अगले गांव के जमींदार जी ने चंदन की लकड़ी मांगी है, 50 किलो। थोड़ी कमाई धमाई हो जाएगी। हाँ, मगर देख कर काटना जी, कोई जिंदा पेड़ मत काट देना भूल चूक से। अरे इतना बावला थोड़ी हूँ, मालूम है मुझको भी, पेड़ों में भी जान होती है। फिर लखन सत्यकाम कुल्हाड़ी लेकर कड़ी धूप में जंगल आ जाते हैं। तभी एक चिड़िया खून से लथपथ कर हाथी गिरती है। हे भगवान, पता नहीं किस शिकारी ने इस गौरैया को मार गिराया है। तभी एक शहरी आदमी जाल में बहुत सारी घायल पंछियों को लेके आता है। उसके हाथों में बंदूक देखकर दोनों गांव वाले बौखला जाते हैं। अरे ओ शहरी बाबू, तुम लोगों के सीने में दिल होता है कि पत्थर? इस गौरैया को नुकसान पहुंचाकर तुम्हें क्या मिल गया? अरे तुम 2 कौड़ी के गरीब लकड़हारे होते कौन हो? ये सारा का सारा जंगल मैंने खरीद लिया है, इसलिए अब यहाँ के पेड़ पौधे जानवर सब मेरे हैं। जंगल खरीद लिया है? लेकिन ये जंगल आपको बेचा किसने? ये जंगल हम गांव के निवासियों की धरोहर है। तभी मुखिया जंगल में आकर दादागिरी झाड़ता है। मैंने बेचा है ये जंगल मेरे बाप दादा का है। अरे मुखिया जी, इस जंगल में एक पेड़ हमारे पूर्वजों ने लगाया है। इस जंगल से ही हमारे 2 टाइम की रोटी का गुजारा होता था, और क्या करेंगे हम? मेरी बंधुआई करो, मेरे शराब के कारखाने में बहुत सारे कारीगरों के लिए जगह खाली है, आ जाओ वहां पर। बिल्कुल भी नहीं, हम भूखे मर जाएंगे मगर ये धंधा नहीं करेंगे।
मुखिया के शहरी व्यापारी के हाथों जंगल बेच देने के चलते पूरे गांव वालों के खाने के लाले पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार का कोई अवसर नहीं मिलता। वहीं व्यापारी जंगल के पेड़ों को काटने लगता है, जिसका पूरे गांव वाले मिलजुल कर पुरजोर विरोध करते हैं। मत काटो जंगल को, ये हमारा जंगल है। ऐसा बोलकर इमली पेड़ से लिपट जाती है। तभी व्यापारी, मुकरी चल हट, दूर हट, और तुम लोग काटो इन पेड़ों को। इस जंगल की जमीन पर मेरा आलीशान होटल बनेगा। तभी जैसे ही व्यापारी के आदमी पेड़ पर प्रहार करते हैं तो उसके अंदर से खून निकलने लगता है और जंगल जमीन से उखड़कर हवा में उड़ने लगता है, जिससे व्यापारी और मुखिया एकदम ऊंचाई पर हवा में उठा लिए जाते हैं और जैसे ही उड़ते हुए जंगल से नीचे जमीन को देखते हैं तो थर थर कांपने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? ये जंगल तो पतंग की तरह हवा में उड़ रहा है। अरे ओ मुखिया, तूने मुझे ठगा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे बाबू साहब, मैंने आपके साथ कोई घपला नहीं किया। मुझको तो खुद को मालूम नहीं है कि ये जंगल हवा में कैसे उड़ रहा है। तब जंगल के सबसे पुराने पेड़ में से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और पेड़ की आंख, नाक, मुंह लग जाता है। तुम लोगों ने मेरे शिशुवत पेड़ों को काट डाला, उसी का पाप तुम्हारे प्राणों के सिर पड़ा है। एकदम से जादुई उड़ते जंगल में हवा के तेज झोंके के साथ ऐसा आंधी तूफान आता है कि दोनों मुखिया और व्यापारी इतने फीट ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं और हवा में उड़ता जंगल पहले के जमीन के भूभाग पर स्थित हो जाता है। माँ, पिताजी देखो, हमारा जंगल फिर से जमीन पर आ गया है। गांव वालों, तुम लोगों ने इस जंगल की पूजा आस्था की है। ये जंगल सदैव तुम्हारा रहेगा। एक बार फिर गांव के निवासी खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं और जंगल का सदुपयोग करके भरण पोषण करते हैं। लेकिन एक दिन गांव में बहुत प्रचंड तूफान आता है, जिसमें सबके घर नष्ट हो जाते हैं। पूरा गांव विलाप करने लगता है। पता नहीं कौन से पाप अपराधों की ताड़ना ईश्वर ने हमको दी है, जो हमारी मड़ई उजड़ गई। सबसे बड़ी दुविधा तो यह है काकी, इतनी भयंकर गर्मी में हम सब लोग अब कैसे रहेंगे? पूरा परिवार हताश परेशान होकर उस जादुई उड़ते हुए जंगल में आते हैं और व्यथा बताते हैं। हे वृक्ष देवता, हम गरीब गांव वालों का सिर छुपाने का आधार हमसे छीन गया। अब हम कहाँ जाएं? आप बताइए। तभी एकदम से जंगल में एक विशाल रोशनी प्रकाशमान होती है और देखते ही देखते प्रत्येक पेड़ों पर गांव के निवासियों के लिए मजबूत टिकाऊ घर बन जाता है, जहां तक पहुंचाने के लिए सीढ़ियां भी जा रही थी। और एक भविष्यवाणी हुई। गांव वालों, आज से ये जादू उड़ता हुआ जंगल सदा के लिए तुम लोगों का है। मैंने वर्षों पहले तुम्हारे पुरखों के साथ वाचा बांधी थी कि जब तुम पर दुख पड़ेगा तो मैं तुम्हें बंधुआई से निकालूंगा। आज से ये जंगल गर्मी के मौसम में जादुई उड़ता हुआ जंगल रहेगा। इतने के साथ गांव के सारे गरीब निवासी हाथों हाथ जादुई उड़ते जंगल के साथ उठा लिए जाते हैं और सब अपने अपने भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ वाले घरों में जाते हैं, जहां बहुत ठंडक थी। इस बांस के पेड़ वाले घर में कितनी ठंडक है। सचमुच प्रकृति कभी मानव का साथ नहीं छोड़ती है। अरे वाह अम्मा, बाबूजी देखो, हमारा उड़ता हुआ जादुई जंगल वाला घर कितना सुंदर है और यहाँ पर पंछियों ने घोंसले बनाए हुए हैं। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, काश कि कुछ खाने को मिल जाता। बड़े जोर की भूख लगी है। सोनू के इतना कहते ही उसके सामने स्वादिष्ट भोजन हाजिर हो जाता है, जिससे पूरा भूखा परिवार पेट भरकर खाते हैं। और उस दिन सारे गरीब निवासी जादुई उड़ते जंगल गांव